हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिट चैट विद कुरत। आज हम अपनी लाइफ इन अब्रॉड की पहली किस्त के साथ आपके पास हाजिर हैं। और जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, वो अगर मैं ये कहूँ कि सबके हर दिल अजीज हैं तो वो गलत नहीं होगा। डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल, जिनने अपनी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी दी टोरंटो इटली से की है, और वहाँ वो एज अ मैरी क्यूरी फेलो अपनी पीएचडी कर रहे थे। उनके प्रोजेक्ट का नाम इंटरफ्यूचर था, और उनकी जो रिसर्च फील्ड है वो एग्रीकल्चरल बायोलॉजी है। और आजकल वो एज अ बायो इन्फॉर्मेटिशियन जर्मनी कील की एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल को। वेलकम अमार। थैंक यू सो मच कुरत। पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आई नो आपकी जो रूटीन है काफ़ी बिजी है, आपने उसमें से हमारे लिए टाइम निकाला, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने फौरन आप रजामंद हो गए। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सो मैं बजाय इसके कि जो है एक फॉर्मल डिस्कशन की तरफ चलूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एज अ किड ग्रोइंग अप आप क्या बनना चाहते थे? जैसे आपके माइंड में था कुछ कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? पहले बात तो ये कि मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो आपने बोला कि आप अपने बिजी स्केजूल में से टाइम निकाला है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग टाइम को इतना बिजी कर लेते हैं कि हमारे लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए टाइम नहीं निकलता। मतलब हम प्रेफर करते हैं कि फेसबुक को स्क्रॉल ज़्यादा करें इन कंपैरिजन कि हम किसी के साथ बात करके उससे उनके एक्सपीरियंस के साथ सीखें। ठीक है, बुक रीडिंग की तो आदत है ही नहीं ना पाकिस्तान में, बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात मेरी, मैं बिज़ी होता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतना टाइम होता है, मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ पे लगाऊँ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपने ये स्टार्ट किए चिट चैट विद कुरत, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को एक पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने का। सेकेंडली, पाकिस्तान में एज ए किड मेरा क्या प्लान था? ऑब्वियसली डॉक्टर या इंजीनियर मेरे माँ बाप का प्लान था। मेरा प्लान एज ए आप समझ लें कि ह्यूमन बीइंग जो पाकिस्तान में रहते हैं, 1998 में मैंने पहली लाइन ऑफ कोड लिखी थी कंप्यूटर के ऊपर अपने बाबा के साथ। तो तब से मेरा प्लान था कि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊंगा या मैं आईटी की तरफ जाऊंगा। मेरा अपना जो पर्सनल प्लान था। मैं तब भी इंटरनेट यूज़ करता था जब एक कार्ड आता होता था और आपको 5 या 10 रुपए के 4 घंटे मिलते थे। वो डीएसएल कनेक्शन के साथ कॉल होती, सॉरी, पीटीसीएल के साथ कॉल होती, तो देन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर द इंटरनेट। तो तो फिर ये आप मैं काफी पेशेंट होंगे क्योंकि वो आहिस्ता बहुत आहिस्ता। बहुत ज़्यादा, तो मेरा प्लान था कि मैंने इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आईटी की फील्ड में कुछ करना है। लेकिन आप किस्मत देखें कि जैसे ही मैं मैट्रिक के बाद एफएससी में गया, मैंने पहले एफएससी रखी हुई थी इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं पाकिस्तान में। तो क्योंकि मेरा ए लेवल ओ लेवल वाला सीन नहीं है, बड़ा देसी सा बंदा हूँ, तो इंजीनियरिंग के साथ मैंने स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने पहला साल गुजारा, दूसरे साल के स्टार्ट में मेरे दादा अबू बीमार हो गए। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो हॉस्पिटल में चले गए। हाँ। तो मैं उनके पास रहता था, तो डॉक्टर्स को देखना आते जाते, और सारा मेरा माइंड बन गया अब डॉक्टर बनना है। ठीक है, पहले आईटी था, फिर मैं चला गया इंजीनियरिंग में, फिर मेरा माइंड बन गया मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं दोबारा से ना प्री मेडिकल के साथ में एफएससी करना चाहता हूँ। दूसरे साल के एंड के मतलब दरमियान में तकरीबन मुझे कहते ठीक है कर लो। मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसके अंदर एडमिशन लिया। लेने के बाद आप यकीन माने कि मेरी पेस ऐसी थी कि दिसंबर टेस्ट होते हैं, स्टैंड अप टेस्ट बोलते हैं उन्हें, जब बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें पूरे कॉलेज में मेरी थर्ड पोजीशन थी प्री मेडिकल के स्टार्ट में। तो मुझे नहीं पता मेरी पोजीशन आ गई है। एंड देन दे कॉल्ड मी, और प्रिंसिपल के साथ स्पेशल मीटिंग। मैं नया नया कॉलेज में गया, तो स्पेशल मीटिंग हुई, तो प्रिंसिपल मेरे से पूछ रहे हैं, अब आप पे कॉलेज की जिम्मेदारी है, यू हैव टू टेक ओवर, एंड आपको दुनिया में वो बताना है कि ये हमारे कॉलेज का एक नाम है। ठीक है, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भी मैं आया ही हूँ और इस बंदे ने मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। खैर, उसके बाद एफएससी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद अभी डॉक्टर तो क्या बनना, मार्क्स ही नहीं इतने हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। नहीं नहीं पढ़े, वो आईटी वाला माइंड में रहा, मैं सारा दिन आईटी पे खेलता रहना, अपनी चीज़ें करते रहना, एक्सप्लोर करनी चीज़ें। तो फिर जाके
एक मेरे दोस्त ने बोला कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एडमिशन हो रहा है, वहां पे ले लो। और आप ये समझ लें कि मैंने वो धक्का लगाया कि ठीक है, जिधर को मैं जा रहा हूँ जाने दो, बस फ्लो के साथ चलूं, बाकी आईटी तो चल ही रही है साथ। तो ये मेरा प्लान था। फिर वहां पे एग्रीकल्चर की, एंड देन ऑल ओवर अगेन एग्रीकल्चर में बैचलर्स करने के बाद अच्छा पढ़ा, वहां पे मेहनत की, फिर मास्टर्स की तरफ गया। ओके, दैट्स आई मीन काफी जिगजैग सा प्लान है, लेकिन इट्स गुड। सो इसके बाद मैं मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अगर एक करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप इजीली बैचलर्स के बाद इंडस्ट्री की तरफ मूव हो सकते हैं, तो पीएचडी का ख्याल आपके जहन में कैसे आया, या आपका हायर एजुकेशन की तरफ पहले से माइंड था, या क्या आपकी मोटिवेशन थी? मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे हिचकिचाहट नहीं होती ये बताने में, क्योंकि सारी बात है जो आप हैं वो हैं। अब बंदा किसी को अल्लाह ताला को कह के पैदा नहीं होता कि या अल्लाह मुझे अमीरों के घर पैदा करना, या अल्लाह मुझे यूएस फैमिली में पैदा करना। तो मैं जैसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो बाबा, हम लोग रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बिल्कुल पास, तकरीबन कोई 10 मिनट बाय बाइक या 15 मिनट बाय बाइक। तो मेरे बाबा जब यूनिवर्सिटी के गेट के पास से गुजरते होते थे ना, कहते थे कि इस यूनिवर्सिटी में, मुझे बताना उन्होंने कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती, रैंकिंग अच्छी और ये सारा कुछ, इसमें तुमने एडमिशन लेना है। बैचलर्स में तुम्हारा नहीं हुआ लेकिन अब लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, बैचलर्स मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स मैंने नस्ट में भी अप्लाई किया, कायदे आजम में भी अप्लाई किया, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन हो गया। अभी बाबा का ख्वाब था कि तुमने फैसलाबाद में करना है, और हॉस्टल लाइफ तुमने 4 साल सरगोदा में गुजार ली, दैट्स इट। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके कहने पे एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह को 6-7 मेरिट पे मेरा नाम आ गया, नंबर पे। तो वहाँ पे एडमिशन हो गया, स्टार्ट हुआ। तो मेरा कोई प्लान नहीं था मास्टर भी करने का, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा जो प्लान था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्लान था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, और अपने जो ड्रीम्स है ना, कोई इनोवेटिव काम करके दिखाना है यूनिवर्सिटी में, जो पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल पे नहीं हो रहा। तो जाते वहाँ पे क्लब्स वगैरह स्टार्ट किए, मीडिया क्लब के पाइनियर्स में से मैं था, वो स्टार्ट किया। और मीडिया क्लब के थ्रू हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे विन किए कि दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने वहीं पे पीएचडी में एडमिशन ले लिया। क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे क्लब्स और मेरे प्रोजेक्ट्स उसके साथ लिंक थे। अगर मैं पीएचडी छोड़ता तो आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम माई पोजिशन इन क्लब्स। तो ये ओके, स्ट्रेटेजी थी, मेरा कोई प्लान नहीं था पीएचडी का। ओके। 1.5 साल मैंने वहाँ पे पीएचडी की। फिर मुझे समझ आई, जब मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने अप्लाई किया था, एक 5.4 मिलियन का था, कि आपने स्टूडियो बनाना है और सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन हुआ करेंगी, रिकॉर्डेड भी हुआ करेंगी और इन पर्सन भी हुआ करेंगी। 2015 की बात बता रहा हूँ आपको। ओके। 2015, कोरोना वरोना का नाम नहीं था। और जब अब आगे 2019 में मैंने हार्वर्ड का एक स्टूडियो देखा, जिसको क्लासरूम स्टूडियो वो बोलते हैं, मैंने सेम आइडिया वहाँ पे प्रेजेंट किया था। उस वक्त वीसी साहब थे, इकरार खान साहब, उन्होंने आइडिया एक्सेप्ट किया, लेकिन करप्शन की नज़र हो गया। उनकी करप्शन नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट पूरा अप्रूव किया, लेकिन नीचे जो लोग थे, जो मेरे से सीनियर थे, उन्होंने मुझे किक आउट करवाया और प्रोजेक्ट को खुद हैंड ओवर किया किसी और के। प्रोजेक्ट भी गया, पैसा भी गया, यूनिवर्सिटी में वो जो सिस्टम मैंने लगाना था वो भी गया। बट ऑन द अदर हैंड मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरी जगह अब यहाँ पे नहीं है। मैंने 1.5 साल लगाने के बाद आई स्टार्ट सर्चिंग आउट कि अब मैंने बाहर जाना है और वहाँ पे पढ़ना है। ताइवान चला गया, वहाँ पे पीएचडी में गया, एंड देन आई वेंट फॉर मतलब जब मैं वहाँ पे 1.5 साल बाद ताइवान में पीएचडी स्टार्ट की ना, फिर मुझे आया कि मेरी यहाँ पे भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे चुन्ने, मैं उन्हें चीनी चुन्ने बोलता हूँ, जिनकी आंखें छोटी होती है, पंजाबी में आपको पता है इन चीज़ों का। तो वो सारे कह रहे थे मैं यूएसए जाना है, मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा मैं इनके पास क्या लेने आ गया, ये तो खुद आगे जा रहे हैं। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, ओके नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अप्लाई फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज। मैंने फुल ब्राइट की तैयारी स्टार्ट की, मैंने मैरी क्यूरी में पता नहीं कितनी पोजीशंस पे अप्लाई किया, मैंने दुनिया का मतलब हर टॉप क्लास स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। किस वजह से कि मैंने अब यहाँ पे जो मैं नहीं अचीव कर सका वहां पे जाके करूंगा। पीएचडी का माइंड में नहीं था मेरे, मेरा ये था कि बस यहाँ से निकलना। एंड देन मैंने राइट। केम हियर, मैंने कहा ठीक है अब सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है, नाउ आई हैव टू लर्न बाय हार्ट और बहुत अच्छी मेहनत करनी है और सारा कुछ छोड़ देना बाकी प्रोजेक्ट साइड पे। जब मेरा मैरी क्यूरी में एडमिशन हो गया, ओके। then I started actually working on microbiology. Before that I was a good student, 3.67 से मेरी सीजीपीए थी मास्टर्स में, एंड अबव एवरेज थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बड़े क्लब्स भी चलाता था और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराता था। ये मेरा पूरा पीएचडी का प्लान था।
ओके, दैट्स आई मीन दैट्स गुड। अगर मैं सम अप करूं तो आपको मतलब आप कभी भी वो कहते हैं ना कि नर्डी से स्टूडेंट नहीं थे, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी बिल्कुल, पार्टिसिपेट उतना ही करते थे। दैट्स बिल्कुल। नाइस। तो मैरी क्यूरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जनरली थोड़ा पता था कि मैरी क्यूरी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, या आपने चेक किया हुआ था पहले? कैसे पता चला आपको? मैं फुल ब्राइट पे अप्लाई कर रहा था। फुल ब्राइट को हम्म। मैं टारगेट कर रहा था क्योंकि फुल ब्राइट एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें आप यूनिवर्सिटी, जो यूएस की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे जाते हैं, और एक अच्छा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। यूरोप के अंदर और भी काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स थे, बट स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप के अंदर काफ़ी पोस्ट आती रहती थी ना पीएचडी से रिलेटेड। तो मैरी क्यूरी वहाँ पे किसी ने इतना हाईलाइट नहीं किया था। इवन के मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी सिलेक्शन होगी, मैं इटली में पहुंच गया। यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर सही तरीके से पता चला कि मैरी क्यूरी में मेरा एडमिशन हुआ है और ये है क्या चीज। बिफोर दैट आई नो कि कोई मैरी क्यूरी किस्म का स्कॉलरशिप है। बस ऐसा था हम्म। मेरे माइंड में। जब मुझे हम्म। पर्क्स और इसके बेनिफिट्स पता चले, देन आई वाज हैप्पी कि अब मैंने मेहनत करनी है, यहीं पे करनी है। अब हम्म। क्योंकि वो सिर्फ अमार की जिम्मेदारी नहीं है, अब ना मेरे पापा की सिर्फ जिम्मेदारी है, अब एक पाकिस्तान का नाम जुड़ गया कि पूरे प्रोजेक्ट में एक पाकिस्तानी है और मैंने वो उसको करके दिखाना है। तो ये पैशन एग्जैक्टली। था। नहीं नहीं, दैट्स बाकी गुड। बाकी ये है कि अगर आप ये पूछें कि मैरी क्यूरी में आपको कैसे पता चला, तो मैं यही कहूँगा कि इंटरनेट में, मैंने आपको बताया 1998 से मैंने स्टार्ट कर लिया था चलाना पीसी, और तब से मुझे कुछ ट्रिक्स पता थी कि कैसे सर्च आउट करना है। और अल्लाह की तरफ से किसी बंदे ने, मैं तो दुआएं देता हूँ, पता नहीं किसने मुझे ऐड किया था स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में। इतनी पीएचडी पोजीशंस है वहां पे कि मैं थक जाता था रोजाना 3-3 4-4 अप्लाई करके, 6 माह लगातार, और लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है। सो फ्रॉम देयर आई केम टू नो दिस मैरी क्यूरी पोजीशन। दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने की रीजन ये थी कि मोस्ट ऑफ जो मेरे फेलो रिसर्चर्स हैं मैरी क्यूरी के अंदर, उनसे जब भी मैं पूछती हूँ तो सबका यही जवाब होता है कि हमें यहाँ आने के बाद मैरी क्यूरी के बेनिफिट्स का पता चला। जबकि अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक enough advertisement there on scholarship network, and स्पेशली जो वर्कशॉप भी हमने कंडक्ट की थी तो उसके थ्रू भी काफी लोगों को पता चला। तो दैट्स गुड। इट मींस के मोटिवेशन आपकी ये थी कि आपने हायर स्टडीज के लिए आना है, स्कॉलरशिप पे आना है, और फिर आके आपको ये इसके पर्क्स और बेनिफिट्स का पता चला। राइट। सो मैरी क्यूरी जो है यूजुअली तो यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज उसके कंसोर्शियम का पार्ट होती हैं। तो आपके माइंड में कुछ पर्टिकुलर था कि मैंने यूरोप की इस कंट्री में जाना है? और अगर था तो क्या रीजन थी? या आपको ये था कि यूरोप की किसी भी वेस्टर्न यूरोप की किसी भी कंट्री में हो जाए, सेंट्रल यूरोप की? मैंने टारगेट यूरोप को बिल्कुल नहीं किया था एज हम्म। इट इज़ कि ये कंट्री हो वो कंट्री हो। हाँ, ये था मेरे माइंड में कि अगर मतलब कोई रिनाउंड कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोटोग्राफर भी रहा हूँ, मैंने बिजनेस भी किया फोटोग्राफी में पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। तो इवन के मैं ट्रेनिंग देता रहा, तो एज ए फोटोग्राफर मेरा एक माइंड सेट था तब ही कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ या ऐसी जगह पे जाऊँ यहाँ पे मुझे सीनरीज मिले, सिटी कल्चर मिले देखने को, आर्किटेक्चर मिले। तो इटली वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर दोज थिंग्स, एक्चुअली इट इज़। तो उस वक्त जब मेरा मुझे पता चला कि मेरा इटली में एडमिशन हुआ है, जब मेरी फ़्लाइट लैंड की और मैं रोम से त्रेंतो की तरफ आया, तो त्रेंतो एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, ठीक है। इतनी खूबसूरत है कि जब मैं आया था, वाव फैक्टर इतना ज़बरदस्त था ना। मैं रोज़ाना सुबह वॉक करने के लिए निकलता था, तो यहाँ पे भी पहाड़ हैं डोलोमाइट के, सामने भी डोलोमाइट के पहाड़ हैं, और मेरी पहाड़ों के अंदर मेरा हॉस्टल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, गेस्ट हाउस। और जो मेरी लैब है सामने उसके नज़र आ रही होती है कि वो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे ये सीन बन रहा है, मतलब अच्छा खासा सीन। तो उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि इटली अच्छा कंट्री है। टारगेट की बात करें तो मेरा तो ये हाल था जब मैं अप्लाई कर रहा था कि यूरोप क्या, दुनिया के किसी अच्छे कंट्री में मिल जाए एडमिशन, मैंने निकल जाना उधर। क्योंकि अगर मेरा पीएचडी माइंड होता तो शायद मैं पाकिस्तान में कंप्लीट करके आता, या मैं ताइवान में हम्म। कंप्लीट करता। मेरा पीएचडी करना मेरा माइंडसेट नहीं था, मेरा माइंडसेट था दुनिया को एक्सप्लोर करना, और फ्री में एक्सप्लोर करने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर अ स्कॉलरशिप। एंड ऑन द पैसे भी टॉप, उन्होंने देने। वेरी ऑन द टॉप, मैरी क्यूरी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और जब मैरी क्यूरी मिला तो आप यकीन माने कि मैं शुरू से थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में था। टैक्सेशन की मैंने इन्फॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट की, बेनिफिट्स, पर्क्स, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। यहाँ पे लोग आते हैं मैरी क्यूरी पे, उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरे टैक्स रिडक्शन के ये बेनिफिट्स मुझे मिल सकते हैं। फिर मैं तो नहीं अचीव कर सका ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था वहाँ पे इटली में, फिर मुझे जर्मनी आना पड़ा। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को बताया इन पर्क्स के बारे में, उन्होंने 10,000 यूरो पर ईयर बचाए हैं टैक्सेस में।
10,000 यूरो मीन्स तकरीबन 20 लाख रुपया पर ईयर एक्स्ट्रा, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी। और ये चीजें जब अब नए आने वालों को मैं पहले से बता देता हूँ, तो वो पहले से तैयार होके आते हैं, पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, तो एंजॉय करते हैं। वो इटली उनके लिए, वो मैं कहता हूँ कि यूएस का बिजनेसमैन वाला सीन बना होता है। वाह, तो इसके ऊपर तो एक सेपरेट सेशन फिर आपको मेरे साथ करना है। जी जी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, जरूर। और इटली जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं जून में प्लान कर रही हूँ, तो फिर आपसे जरूर उम्मीद है कि आप हमें भी ये त्रिंतो के पहाड़ दिखाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। ओके ओके, सो दैट्स नाइस। मतलब आपकी मोटिवेशन ये थी कि आपने बाहर किसी अच्छी कंट्री के लिए निकलना है, हम्म। आप फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जबकि आप यहाँ आ चुके हैं, आपने इटली में कुछ टाइम स्पेंड किया एंड देन अब आप जर्मनी में हैं, तो इफ आई आस्क यू कि मतलब ये शायद एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन होगा कि जिंदगी कैसी है यूरोप के अंदर, तो मैं स्पेसिफिक कर देती हूँ आपके लिए कि हमें थोड़ा सा बताएं लैंग्वेज बैरियर्स किस तरह के होते हैं, फिर एक्सेंट्स, क्योंकि लिविंग इन यूके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एक्सेंट्स में इंग्लिश बोली जाती है, जो कि कई दफ़ा इंग्लिश भी समझना मुश्किल हो जाती है। और उसके अलावा ये एक पार्ट है मेरे क्वेश्चन का, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि कल्चरली जो डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं, वो आपको फील होता है कोई डिफरेंस, और अगर होता है तो आप उससे कैसे कोप अप करते हैं, या यू आर फाइन विद दैट? अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हर कल्चर में अपना कल्चर घुसाने पे तुले होते हैं, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं जो लोगों में जाके उनका कल्चर सीखने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अभी मैं किन में था, मेरे में दोनों थोड़ी थोड़ी चीजें थी। मैं अपने कल्चर को भी ये कह लें कि मैं बड़ा एक्साइटेड होकर बताता था, ठीक है, और उनके कल्चर को भी बड़ा एक्साइटेड होकर ग्रैब करना। कल्चरल डिफरेंस ह्यूज है, ह्यूज जिसे बोलते हैं हम लोग। मैं छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करूंगा और आपको मैं लिस्ट करवा रहा हूँ, आप देखिएगा आप कि कितना बड़ा कल्चरल शॉक होता है जब बंदा यहाँ पे आता है। इटली में आया, 3-4 दिन बाद पार्टी होगी जी। मेरे नाम पे नहीं, मतलब पहले से इन्होंने अरेंज की थी आगे। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि पार्टी में खाना कैसे खाना है, इनके साथ बैठ के, इनके साथ बैठना कैसे है। और मैं लिटरली आपको एक बात बता दूं, मैंने जिंदगी में फोक एंड नाइफ का यूज बहुत कम किया है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ज्यादा हाथ से खाना प्रेफर करते हैं। इवन दो जो थोड़े से बर्गर बनते हैं ना, उनको भी मैं बात बता दूं कि भाई आप घर में आप भी हाथ से खाते हो, बाहर जाके बेशक कह दो कि मैंने ऐसे खाना या वैसे खाना। तो फोक एंड नाइफ का यूज करना, ये सारी चीजें मतलब मेरे लिए एक नई चीज नहीं थी, लेकिन वो हेजिटेशन थी कि मैं कुछ ज्यादा ना कर दूं, कम ना कर दूं। सबसे बड़ा शौक इटली का पिज्जा। कैंटीन में चले गए, मेरा सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने क्या खाना है, मैंने कहा कोई भी वेजिटेरियन चीज हो, क्योंकि हम बहुत डरते हैं कि मीट ना आ जाए बीच में, कुछ ऐसा ना हो जाए, पोक ना हो, ये सारी चीजें। मैंने कहा वेजिटेरियन, वीगन की तरफ या वेजिटेरियन। उसने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा का साइज मैं कहता हूँ अच्छा खासा बड़ा। आप ये हिसाब लगा लें कि तकरीबन इतना बड़ा डायमीटर होगा उसका, और एक अच्छा। बंदा खाता है, इटालियन एक बंदा खाता है। मेरी ओके, जान तो पे बन आपके गई। माइंड में वो इटालियन पाकिस्तान वाला पिज्जा तो नहीं चल रहा था? मेरे माइंड में पाकिस्तान वाला पिज्जा चल रहा हो। मैंने कहा ये तो हम 4 लोग खा लेते हैं 2-2 पीस करके, ठीक है। तो वो आ गया, मैं सोच में पड़ गया मैं कैसे खाऊं। अच्छा, फिर जाहिर बात है फोक एंड नाइफ का मुझे यूज नहीं आता, पाकिस्तान में कट करके पहले देते हैं और ये खुद से काटते हैं। तो मेरे लिए कल्चरल शॉक नहीं था, लेकिन आई वॉज टॉकिंग टू माई सुपरवाइजर, जिसके साथ मैंने अगले 3.5 साल 4 साल गुजारने हैं, और मेरे सामने बैठा है। और मुझे ये पता था इंटरप्रेन्योरशिप कर करके कि जब कोई बंदा आपके साथ खाना खा रहा होता है ना, इस्लाम में भी है कि किसी को परखना है उसके साथ ट्रैवल करो, उसके साथ खाना खा के देखो या उसको पैसे दे के देखो। तो मेरे में ये तीसरा सिस्टम नहीं चल रहा था, दूसरा चल रहा था कि मैं खाना खा रहा था उसके साथ, मैं अपना इंप्रेशन भी नहीं गलत डालना चाह रहा था। ऊपर से मैंने डाल ली केचप पिज्जा के ऊपर, ठीक है। अब इटली में ये कल्चरल डिफरेंस है, पाकिस्तान में हम केचप खाते हैं हर एक चीज के साथ, इटली में ये काम नहीं चलता। वो ना मुझे कहता कि आप केचप खाते हो, तो वो उसने थोड़ी सी स्माइल दी, हंसा नहीं वो, मतलब फ्री मूड में बैठे हुए थे, स्माइल दी, मैं समझ गया कि ये कोई काम खराब है। अच्छा, वो कल्चरल शॉक एक लगा, तो मैंने समझ गया कि आइंदा केचप से थोड़ा सा परहेज करना है, या इनको बताना है कि हम क्यों खाते हैं। तो मैं बताने पे ज्यादा फोकस करने लग गया, मैं उनकी राय लेने की बजाय। फिर हमारी ऐसे लंच चलने लग गया, 20-20 लोगों का, मतलब पूरी पूरी लैब जा रही है हमारा लंच करने के लिए, वहां पे पिज्जा आ रहा है तो मैं केचप डाल रहा हूँ। तो ना वो मेरे साथ मतलब फनी माहौल में स्टार्ट हो जाता है कि आप पिज्जे के साथ केचप खाते हो, फिर फिश आनी, मैंने उसके साथ भी केचप, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल है ये चीजें। सो तो मैंने जब इटालियन उन्हें, पिज्जे के साथ केचप नहीं खाते? ना ना ना, कभी नहीं, ओके।
कभी भी नहीं। अच्छा अच्छा, हुआ बता दिए। हाँ, वो कभी नहीं खाते और मजाक करते हैं बकायदा वो, और वो पाकिस्तानी हैं, समझ लें आप, आधे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, वो टीज करते हैं। लेकिन वो मतलब इतने लेवल पे नहीं करते जैसे दूसरे लोग हैं ना। मतलब यूके में आपने सार्केज्म देखा होगा, यहाँ पे सार्केज्म कम है, डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, और हंसते हैं बकायदा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वाज ओपन। तो मैंने सीखा वो चीज, ठीक है। फिर ये समझ आई कि पाकिस्तान में तो हम चीज ले लेते हैं ना सारी की सारी, कि ठीक है खा ली, ठीक है, वरना जाया कर दी। यहाँ पे प्लेट में फूड वेस्ट नहीं करना, वैसे तो पाकिस्तान में भी नहीं करना चाहिए। तो हम्म। जब 4 पोर्शन फूड के मिलते हैं ना बंदे को, पाकिस्तान में एक माइंड बना होता है कि जितना मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, खाओ। एक दफा पैसे देने हैं आपने, 5 यूरो, और जितना मर्जी खाओ। हम्म। मेरे माइंड में वो चीज बैठी हुई थी, चाहते ना चाहते हुए। मैंने 2 दिन ऐसा किया, मैंने चीज खानी और आधी ना खराब हो जानी, मेरे दिल को फील हो गया मैं गलत कर रहा हूँ। फिर अगले दिन से मैंने कोशिश की कि मैं मैनेज करके चलूँ। ये भी एक कल्चरल डिफरेंस होता है हमारा। और ये हम्म। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे उसी लैब में पाकिस्तान से 2-3 और स्टूडेंट आए, उनके साथ भी ये सीन था कि इतना इतना खाना हमारा जाया होना। फिर मैंने स्टार्ट किया ये चीजें। अच्छा, तीसरी चीज, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग पाकिस्तान में यहाँ पे आने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं, यार कपड़े तैयार कर लें, कि यार हम बैग्स ले आए, यार अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं। हम अगर वो टाइम लैंग्वेज सीखने में लगा देना, यहाँ पे आके आपकी जिंदगी कहते हैं कि 50% आसान हो जाएगी। क्योंकि ठीक है आप हम्म। लैब में इंग्लिश बोल लेंगे, ग्रोसरी स्टोर्स में आपको नहीं बोलनी पड़ती, मतलब आती नहीं है, वो अक्सर बोलते नहीं है इंग्लिश। फिर आप कहीं पे कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, आपने बस में सफ़र करना है, ड्राइवर से कोई टिकट वगैरह लेनी है, इस तरह की चीज़ों में आपको बड़ा मसला होता है, ठीक है। जारी हम्म। बात है कुछ ना कुछ सोल्यूशन उस वक्त निकल आता है, लेकिन अगर आप सीख के हैं तो आप इसको इंजॉय करेंगे बजाय टेंशन लेने के। तो हम्म। थोड़ा बहुत इसको सीखना चाहिए। फिर जब मैंने मेरे मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट में था कि मैंने इटली से फिर जाना है स्पेन, जर्मनी नहीं था उस वक्त। ओके। मैंने इटली में आया, इटालियन स्टार्ट की सीखनी, और तब तक 1.5 साल गुजर गया तकरीबन। तो मैंने कहा ठीक है अब स्पेन जाना है, स्पेनिश स्टार्ट करूँ। स्पेनिश मैंने स्टार्ट की सीखनी। तो स्पेन वाले कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में नहीं रहना चाहते ड्यू टू सम रीजन, तो आप अपनी नई कंपनी ना ढूंढ लें इस प्रोजेक्ट के लिए। पैसे थे, सारा कुछ था, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। मेरी स्पेनिश रहेगी बीच में। मैं ओ। कंपनियां ढूंढ रहा हूँ, कभी बेल्जियम, कभी जर्मनी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूके, कभी मतलब ऐसे ढूंढ रहा हूँ। एट द एंड जर्मनी में कंपनी मिली, मैंने जर्मन सीखनी स्टार्ट कर दी। अभी जर्मनी में आके मैं रुका हूँ, यहाँ पे सेम कल्चरल शॉक, इनके डिफरेंसेस और हैं। ये बहुत कोल्ड बिहेवियर है। इटालियन में शुगल मेला लगा लेते थे हम, ठीक है, हम्म। ये कम लगाते थे, या पार्टीज भी कम करते हैं। ये बहुत डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब अगर आपको इनको कोई चीज बुरी है ना, डायरेक्ट कह देना आपको, बजाय इसके कि वो घुमा फिरा के जैसे यूके वाले करते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। हम्म। इन्होंने डायरेक्ट बोल देना। तो ये कल्चरल शॉक्स लगे मुझे स्टार्ट स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट होता है बंदा। मैं ये सोचता था कि अगर किसी ने मुझे ये चीजें पहले से बताई होती ना, तो हम्म। शायद मेरी ग्रोथ रेट जो अब है उससे डबल या ट्रिपल होता। राइट। सो और ये हम पंगा होता है। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके थ्रू ये लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इन चीज़ों को लर्न कर सकें। तो लैंग्वेज का आपने जैसे कहा कि आप ये सजेस्ट करते हैं कि पहले से आप सीखें, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? डुओलिंगो से सीखें, ड्रामास देखें, कैसे सीखें? आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो आपको एक जोक याद होगा कि एक बंदे ने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी है, उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दे दिया कि नेटफ्लिक्स से सीखा करो। फिर उस बंदे ने जो इंग्लिश सीखी ना, वो हर हर एक सेंटेंस के अंदर एफ वर्ड यूज कर रहा था। द थिंग इज, कल्चरली अगर कोई चीज सीखनी है या स्लैंग सीखने हैं आपने, वो एक अलग चीज है। वो हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान में है ना, वो हम्म। ज्यादा मॉडर्न बनने के लिए अमेरिकन स्लैंग्स, ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स, यूके के स्लैंग्स, इनको सीखते हैं बजाय लैंग्वेज सीखने के। हम्म। और जरूरी नहीं है कि आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। यूरोप में आने के लिए आपने एक्सेंट पे तवज्जो नहीं देनी, हम्म। जैसा भी है आपका एक्सेंट है, दैट्स इट, ठीक हो हम्म। गया, पहली चीज ये। और सेकेंडली, लैंग्वेज सीखने के लिए यूट्यूब से स्टार्ट करें। बड़ी आवाम बैठी है जो उर्दू से जर्मन सिखा रही है, उर्दू से इटालियन सिखा रही है, हिंदी से इटालियन सिखा रही है। जस्ट गो फॉर इट, फ्री में, यूट्यूब राइट। फर्स्ट। जब आप सीख लें उनसे, फिर आप डुओलिंगो एक ऐप है उसे इंस्टॉल करें और उस पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, देन यू आर हैविंग इनफ नॉलेज अबाउट दैट लैंग्वेज, जो आप यहाँ पे आके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपने जो टाइम ज़ाया करना है ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रोफेशनल लेवल पे सीखने का, वो ना करें, वैसे नहीं आने के ओके। लिए। वो एक टेंशन बन जाएगी, इंजॉयमेंट कम रहेगी। बाकी सीरीज देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इतनी खास समझ आने वाली, वो टाइम ज़ाया करने वाला सिस्टम है मेरे ख्याल से।
दैट्स माय ओपिनियन। आई थिंक ये थोड़ा सा हर बंदे का एक लर्निंग का भी डिफरेंट वे होता है, तो आपको ये हेल्पफुल रहा कि यूट्यूब से देखें, और फिर ऑब्वियसली आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे थे, तो वहां पे भी आपको सीखने को मिला होगा। That's good. That's good. So, एक क्वेश्चन है, मे बी इट्स अ लिटिल टू सेंसिटिव, कि पाकिस्तान से जब लोग स्कॉलरशिप के लिए आने लगते हैं, और उसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि यूरोप का माहौल सही नहीं होगा, दो कि ऑब्वियसली आप बीइंग मेल आपके लिए शायद उस पर्सपेक्टिव से आंसर करना मुश्किल हो, बट आपने जैसे देखा है अपने पर्सपेक्टिव से, मैं आपके लेंस से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को या ऐसी फीमेल्स को, क्योंकि आई नो कि आपके पाइथन के चिल्ले के अंदर बहुत सारी फीमेल्स भी हैं, तो वो अगर आपको सुन रही हैं इस वक्त, तो आप उन्हें क्या बताएंगे इधर के एनवायरनमेंट के बारे में, कंसिडरिंग पाकिस्तान का कल्चर, कंसिडरिंग पाकिस्तान की ट्रेडिशनल फैमिलीज? ठीक है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बाहर स्टडी करना चाहते हैं ना, यहाँ से पॉज करें और अपने बाबा या मम्मा को पास बिठाएं, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। आपको 2 मिनट देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। जी जी, नहीं ये दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि एट एट टाइम्स आई थिंक हर फीमेल ने कहीं ना कहीं ये फेस किया होता है कि होता है। पेरेंट्स जो है वो इजाजत नहीं दे रहे, तो आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन ऑन दिस। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से अब आपके मम्मा या बाबा आपके पास बैठे हुए हैं। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि लड़कों और लड़कियों में आज के दौर में कोई फ़र्क नहीं है, कीपिंग इन माइंड एजुकेशन, जॉब और उनकी ग्रोथ रेट के हवाले से। सेकंड रही बात कि आप ये समझते हैं कि यूरोप जाके बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्योंकि माइंडसेट बना होता है। आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस में रह के बच्चे ज़्यादा ख़राब होते हैं, और ये मैं मार्फत की बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं। तीसरी चीज़, यूरोप इज़ सेफर देन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान इन सेंस ऑफ एजुकेशन, कि अगर आपकी बेटी सुबह को 5 बजे 6 बजे जाती हैं, लैब में जाती हैं, लैब में काम करती हैं और शाम को वापस आती हैं, इट्स सेफर देन पाकिस्तान। और यहाँ पे अकेले आने जाने में किसी को कोई मसला नहीं है। अगर आपके बच्चे हिजाब करते हैं, अबाया पहनते हैं, निकाब करते हैं, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे एक मसला ये है जो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे आप वेल नहीं कर सकते, वो जो ऐसे ऊपर नाक और सिर्फ आंखें नजर आ रही होती हैं। आप यहाँ पे हिजाब कर सकते हैं, और यहाँ पे फीमेल्स जिनका हिजाब है उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। और ये बात लिख लें आप, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और एक साइड पे कुरत है और हमारे 5-7 और कोलीग्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, और एक फीमेल हैं जो पाकिस्तान से हैं और उन्होंने हिजाब किया हुआ है, और वो अप्लाई करती हैं उस पर, उनके स्किल सेट बराबर मैच कर रहा है, तो ये उनको प्रेफर करते हैं। क्यों? उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर डाइवर्सिटी शो करनी होती है गवर्नमेंट को, और जब ये आपकी तस्वीर ही लग जानी है ना, वो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ब्राउन कलर है पाकिस्तान का, तो हमारी तस्वीर अगर पूरी टीम के साथ लगी होगी तो हम दूर से पता लग जाएगा या ये इंडिया का, या पाकिस्तान, या बांग्लादेश से है। तो ये भी डाइवर्सिटी शो करती है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप। फिर अगली चीज रही कि बेटियों का अकेला रहना कैसा है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में अगर आपकी बेटियां हॉस्टल्स में रह रही हैं ना, तो उनकी वो ग्रोथ रेट नहीं है, उनका वो क्या उसे कहते हैं, करियर डेवलपमेंट नहीं होती जो यूरोप के अंदर होती है। क्यों? यहाँ पे आपने ग्रोसरी की शॉपिंग खुद करनी है, आलू भी खुद लेके आने, बैंगन भी खुद लेके आने, अंडे ब्रेड सारा कुछ खुद लेके आना है, पकाना भी खुद है, खाना भी खुद है, एंड देन यू हैव टू एक्चुअली वॉश, एंड अपने कपड़े भी खुद ही धोने हैं, प्रेस भी खुद ही करने हैं। तो आप एक पूरा घर संभालने का एक्सपीरियंस ले लेते हैं विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ योर पीएचडी और मास्टर्स। और ये एक्सपीरियंस ना तो पैसों से आप सीख सकते हैं कि आप किसी स्कूल में जाएं 2 साल लगाएं और ये सारा कुछ सीखें, नहीं, ये आपको जिंदगी सिखाती है। और वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि जिंदगी जो सबक सिखाती है वो बड़े बड़े उलमाए कराम या बड़े बड़े टीचर्स नहीं, बड़े बड़े उस्ताद नहीं सिखा सकते। तो ये वो जिंदगी है जिसकी वो बात करते हैं कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करें। इब्ने बतूता से ले लें कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करके एक आलम बने थे। तो इसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करवाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा पूरी नस्ल संवार सकता है, एक बंदी पूरी नस्ल संवार सकती है। अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे पाकिस्तान में, तो फिर वही है कि वहीं पे पढ़ लिया, वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे बच्चे हो गए बच्चों के, तो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो गए।
ठीक है, तो उनका माइंडसेट भी वही बन जाएगा। जब आप अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे पढ़ने की, बाहर आने की, एक तो वो अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, एंड टॉप ऑफ दैट वो पाकिस्तान के नाम को साथ लेके आएंगे और वो भी रोशन होगा। और आप देखें जो वहां से आगे नस्लें चलेंगी उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू सम रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तानी। मैं उसे जो यही कहूंगा कि जो गड़े के मेंढक होते हैं, ठीक है, उन उसकी तरह ना बनने दें। और यहाँ पे आने के बाद आपके बच्चे खराब नहीं होते। मोस्ट परसेंटेज जो रिजल्ट्स की बताती है या स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं और अपने करियर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बजाय इसके कि इधर उधर के कामों में लगे। मैं इस पे थोड़ा सा यही ऐड करना चाहूंगी जो कि ये मार्च का महीना जा रहा है और इसको विमेंस डे भी इसमें मनाया जाता है और इंटरनेशनली विमेन मंथ के तौर पे भी इसको मनाया जाता है। तो मैं हमेशा ये कॉन्वर्सेशन बहुत दफा आई है, अगर कोई कहे कि उसने नहीं सुना तो गलत ही होगा आई थिंक, कि लड़कियों को कई दफा वो पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि अच्छा अगर इनकी शादी ना हुई तो हम क्या करेंगे। सो आई वांट टू मेंशन दिस कि आप जिन चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल कि अच्छा इनका अपना घर नहीं होगा, ये अपना अर्न नहीं कर सकेंगी, जिन चीजों के लिए आप एक एक ऐसा रिश्ता जोड़ रहे होते हैं जो कि हेल्थी नहीं होता इन दैट वे, वो आप अपनी बेटियों को अगर वो यहाँ पे आती हैं वो सारी चीजें वो खुद अचीव कर सकती हैं और वो एक बेहतर, मेरे नजदीक वो एक बेहतर माँ, एक बेहतर बीवी और एक बेहतर सिटीजन साबित हो सकती है। दिस इज हाउ आई थिंक, क्योंकि जब आपका माइंड जो है ग्रो करेगा, चीजें एक्सप्लोर करेगा, तो आपकी सोच में, आपके माइंडसेट में काफी चेंजेस आएंगी। सो आई वांटेड टू आस्क दिस अमार से, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव दोनों साइड से जाना जरूरी है कि बीइंग मेल आप देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी खवातीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट किया होगा जो कि एशियंस हैं, लाइक साउथ एशियंस हैं और यूरोपियंस हैं। तो दिस इज हाउ ही थिंक्स अबाउट दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी जो एफर्ट्स हैं इनसे जो चेंज आएगा वो आई एज्यूम कि वो काफ़ी अच्छा साबित होगा पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। एक यहाँ पे मैं एक लास्ट बात इसी इसी टॉपिक को लेके करूँगा कि जब एक मर्द पढ़ता है ना तो एक घर अच्छा बनता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो नस्लें संवरती हैं, नस्लें अच्छी बनती हैं। तो आप इसको अगर पढ़ाई के लिए लें तब भी बेहतर, अगर आप पढ़ाई से हट के जो फीमेल्स पाकिस्तान में बैठी हैं और रोज़गार तलाश कर रही हैं, जॉब तलाश कर रही हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्कॉलरशिप्स को हंट करें। आपको पाकिस्तानी प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी मिलेगी यहाँ पे, और जब वो ज़्यादा मिलेगी आपका घर भी खुश, आपकी फैमिली वाले भी खुश अगर आप पीछे पैसे भेजते हैं, और आपका अपना करियर, जो दिल आपका करता है वो चीज़ आप परचेज करेंगी, जो दिल आपका करता है वैसे रहेंगी, जो दिल आपका करता है वैसे करेंगी। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ की ज़रूरत है। इवन दो आपकी कद्र, जो लोग कहते हैं कि बेटियों की जल्दी उम्र में, जैसे कुरत ने बोला कि शादी कर देनी चाहिए, आई एग्री विद दैट अप टू ए पॉइंट, कि अगर उसको ये भी इजाज़त मिल जाए कि बेटियों को पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और उनके फ्रीडम को कोई नहीं रोकेगा, ख़ास तौर पे ये जो अब्रॉड आके पढ़ने। तो मैं इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। और इसी टॉपिक की जो जिस्ट है वो सिर्फ एक बात है कि तब तक आप अपनी बेटियों को बाहर ना भेजें जब तक उन पे यकीन नहीं है। अगर उन पे यकीन करते हैं तो जाहिर बात है, आपने अब तक पढ़ाया तो 2-3 साल और सही, तो आप उन्हें पढ़ने दें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि आई आई थिंक कि कोई भी चीज ना जब वो हेल्थी हो तो उसका फायदा है, बजाय इसके कि वो क्या उसे कहते हैं कि क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए बजाय इसके कि क्वांटिटी के। और एग्जैक्टली। विद दिस अक्सर हम पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि लोगों की साइटेशंस और पेपर पब्लिकेशंस इतने हाई होते हैं, बट व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट देयर ओन रिसर्च टॉपिक तो आपको समझ आती है कि क्वालिटी कितनी मैटर करती है क्वांटिटी की निस्बत। तो वो चीज़ है। आपकी इसी क्वालिटी पे, सॉरी मैं एक और बात ऐड करूंगा। एक प्रोफेसर को मैंने क्विकली बोलूंगा, जी जी एक प्रोफेसर को मैंने बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी पब्लिकेशंस एक यूनिवर्सिटी की हो रही हैं, वी विल कन्वर्ट देम इनटू 3D एनिमेटेड वीडियोस, जिससे लोगों को आसानी से रिसर्च का पता चलेगा क्या हो रहा है। और लिटरली उन प्रोफेसर का ये कहना था कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो अपने आप को, मतलब अपने ऊपर से कपड़ा उठाने वाली बात है ना, ठीक है, मतलब अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है।
तो आप ये ना हम्म करना। मतलब अगर एक इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेल रिनाउंड प्रोफेसर, दैट हम्म मीन्स के जो छोटे थोड़े थोड़े मतलब मेरे मेरे जितने प्रोफेसर मिनी पैक में दस्तयाब हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनका क्या हाल होगा। तो ये इस वजह से ये क्वालिटी जो है यहाँ पे इनफ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन लाइफ इन यूरोप, उसके अंदर जस्ट एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर आप ब्रीफली हमें ये बता दें कि एज अ सिंगल पर्सन एवरेज कॉस्ट इटली में, जर्मनी में, जिन ऑब्वियसली सिटीज टू सिटी ये वेरी करती है, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें दे दें ताकि जब लोग स्कॉलरशिप हंट करें तो उन्हें पता हो कि अच्छा इतना लाइक इतने यूरोज में हम मंथली ऑलमोस्ट गुजारा कर सकते हैं। अगेन इट वेरीज विद अ लॉट ऑफ फैक्टर, बट आपके क्या थॉट्स हैं? मैं पीएचडी करने के बाद कुछ 3 से 4 माह जॉबलेस रहा और मुझे गवर्नमेंट से पैसे मिलते थे 940 यूरो समथिंग ना, क्योंकि मैं टैक्स पे किया था यहाँ। तो 940 यूरो मेरे लिए मोर देन इनफ थे रहने के लिए भी। उसमें से मैं सेविंग भी करता था, खाना भी खाता था। अब अगर बात आई जाए कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, अगर आप आ रहे हैं स्कैंडिनेविया कंट्री में, स्कैंडिनेविया के अंदर जितने ये स्वीडन, नॉर्वे और नॉर्डिक कंट्रीज, ये जितने बड़े बड़े मशहूर कॉर्नर पे कंट्री हैं, उनमें आए तो वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। आपके लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है 800 to 1000 यूरो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो महंगे कंट्रीज हैं। और अगर आप इटली, स्पेन और बाकी इधर वाले कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रिया की भी बात करें, जर्मनी की भी कर लें, अगर आपके पास 600 से 800 यूरो है और आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। 600 to 800, अप टू 500 इज इनफ जस्ट टू पे योर रेंट, जस्ट टू ईट। बस मतलब खाना आप यही समझ लें कि 2 टाइम का खाना और रेंट पे करने के लिए 500 इनफ है। लेकिन जो ऊपर है ना, वो आपके अपने खर्चे में यूज होंगे, हम्म एंड दैट शुड बी देयर। लेकिन हम्म आप मिनिमम थ्रेशोल्ड हमेशा 600 जरूर रखें किसी भी कंट्री में आने के लिए। अगर वो नॉर्डिक कंट्री है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, या आप इस तरह की कंट्रीज लें, मतलब जो आप कह लें कि नॉर्थ साइड पे कंट्रीज हैं यूरोप के, ठीक है। सो स्विट्जरलैंड का लाइक मेरी अपनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने सुना स्विट्जरलैंड इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सो बहुत ज्यादा। वही हम्म मैं कहने लगा हूं कि उन कंट्रीज में कम से कम 1000 होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। इटली से मैं स्विट्जरलैंड गया। इटली के अंदर कॉफी का कप मिलता है 1.5 यूरो, 2 यूरो का, 3 यूरो का मैक्सिमम, ठीक है। स्विट्जरलैंड में वही कॉफी का कप 8 से 10 यूरो का मिल रहा था, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन के 4 से 5 गुना है प्राइस, और वहां पे एक दिन का खर्चा बंदे का अच्छा खासा आ जाता है। हम्म बाकी एक और चीज आती है, अगर आप खुद, अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं, पाकिस्तान से जब आपने आना है ना, लड़कों हो या लड़की हो, खाना पकाना सीख के आए। खाना पकाना सीख के आए, खाना पकाना सीख के आए। क्यों? खाना आप पकाएंगे, हेल्दी आप रहेंगे, वरना आपका जो हाल होना है ना यहाँ पे आके, आप सोच नहीं हम्म सकते। क्योंकि यहाँ पे अम्मी नहीं बैठी होनी जिन्होंने सिखाना है, वहां पे तो अम्मी बैठी हैं। तो यहाँ पे आप ना तो पकाना सीखेंगे जल्दी, और सेकेंडली एक तो पैसे का ज़्या, सेकंड आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जानी है, थर्ड आप अक्सर भूखे रहा करेंगे। और हम्म जब बंदा भूखा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ अचीव कर सकेगा। तो ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जब रमजान आता है ना, यहाँ पे 3 बजे कोई खाना नहीं दे के जाता एग्जैक्टली। सैरी टाइम। तो ये चीजें सीख के आएं। खाना पकाना कम से कम 2-3 डिशेस सीख लें, वही पकाते रहे, खाते रहे। और उसी को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके बनाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इतने इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पे, तो वो क्या करते थे जब नए नए आए हैं, मतलब सारी बात है, उनमें से कुछ थोड़े से मॉडर्न, मतलब मैं बर्गर नहीं कहूँगा, मतलब मॉडर्न लोग हैं। तो वो क्या करते थे, उन्होंने सिर्फ फ्राइज ली हैं, फ्राई करके खा रहे हैं 3-3 टाइम पे, रेडीमेड फूड ला के खा रहे हैं। तो उससे हेल्थ खराब होती है। इवन दो ये यूरोप है, इवन दो के यहाँ पे केमिकल्स और बाकी चीज़ें कम है, लेकिन जंक फूड है। तो एग्जैक्टली। तो आप खाना जरूर पकाना सीखें, कम से कम चावल बनाना सीख के हैं, ठीक हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक चीज इसी में ऐड करूंगी कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें शायद हो सकता है मैंने नोटिस ना किया हो पाकिस्तान में। यहाँ पे जैसे शान एक ब्रांड है पाकिस्तान में, तो वो उसके मसाले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने घर पे जो मैंने देखा था वो ज्यादातर चाट मसाला, कोरमा मसाला ये यूज होते थे। बट जब आप यहाँ पे आते हैं तो देर इज अ होल रेंज। तो और आप जो है वो ऑथेंटिक अगर आप टेस्ट चाहते हैं ना किसी चीज के अंदर, तो शान का मसाला डाल दें। हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, मैं बता भी दूं हाँ, सबको। हमें कोई पैसे नहीं दे रहा शान। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रहे हैं, बीच में मसाले तुन्ने हुए हैं, उन्होंने चावल रखे हुए हैं, बेटा ये भी ले, देसी घी लेके आ रहे होते, साग पका के मैं खुद लेके आया था, और मम्मा ने बना के दिया था मुझे, मेरा फेवरेट है मक्की की रोटियां और साग, वो लेके आया मैं। तो ये चीजें यहाँ से सारी मिल जाती हैं।
कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप ढूंढें तो वहां पे जाएं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और ये देखें पाकिस्तान में हो सकता है मिर्चों के अंदर मिक्स किया हो उन्होंने, कोई धूड़ा या कुछ और, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो। यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी, हायर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी। तो आप बेहतर है कि यहाँ से आके लें बजाय पाकिस्तान से लेके। हाँ, नमक ले आए, लेके आने तो नमक जरूर लेके आए, यहाँ पे नहीं मिलता वो पिंक सॉल्ट, जल्दी नहीं मिलता। यूके में शायद मिलता हो, जर्मनी में मुश्किल है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। यूके में तो खैर अगर तो आप लंदन में रह रहे हैं तो आई थिंक कुछ ऐसी चीजें जरूर हो सकती हैं जो आपको पाकिस्तान में ना मिलती हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इंडियन स्टोर भी हैं, एग्जैक्टली। बांग्लादेशी भी हैं, बट कोई ऐसी चीज नहीं है। इनिशियली जब मैं आ रही थी तो मैं भी पहले कोशिश करी थी कि सारी चीजें रखूं, लेकिन फिर मेरी फैमिली कुछ थी यहाँ पे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हर चीज यहाँ से एग्जैक्टली मिलेगी, हर चीज। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। स्पेशली ये मिडिल ईस्ट जो, क्योंकि हम इनकी स्पाइसेस तो कम होती हैं, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कुछ ऐसी चीजें आपको मिलती हैं इधर की शॉप से जो कि आपके मतलब कबाब एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ये काफी अच्छी होती हैं। मैं वो यहाँ पे जर्मनी की बात कर देता हूँ, स्पेशली यहाँ पे टर्किश शॉप्स इतनी ज्यादा है ना, इतनी हम्म ज्यादा है। डोनर जैसे हम शवारमा बोलते हैं ना पाकिस्तान में, और वो शवारमे की ब्रेड डिफरेंट होती है, यहाँ पे एक्चुअल रोटी के अंदर वो लपेट के देते हैं, जिसे हम शवारमा ही बोलते हैं, यहाँ पे वो उसे डोनर बोलते हैं, ठीक है, हम्म डूरम या डोनर। तो आप वो खा सकते हैं, वो इजी है, लेकिन रोजाना भी नहीं खाएं वो। तो इस तरह की चीजें हैं काफी, टर्किश स्टोर्स ऐसे हैं, हलाल चीजें इंतहा की मिलती हैं, रेडीमेड कबाब मिल जाएंगे आपको, आपने सिर्फ हम्म आके फ्राई करने हैं। हम्म पैटीज मिल जाएंगी बर्गर बनाने के लिए। अभी बिल्कुल मुंह में पानी भी आ रहा है साथ साथ। बिल्कुल। और खाने का टाइम भी हो रहा है, खाने दिस का इज टाइम मोर भी हो रहा है। इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, इवन दो पाकिस्तान में शायद आपको पता ही ना हो कि किचन का ये सामान है, जैसे कुरत ने बोला, तो यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है। फिर आपको पाकिस्तान में चने बनाने हो ना, अम्मियों ने घरों पे, आपको पता होगा, तो आपको पहले भिगो के रखना पड़ते हैं, फिर यहाँ पे कैंड है, और टॉप क्लास की क्वालिटी के हैं, आपने उठाने हैं, निकालने, हंडिया में डालने, पका लेने। तो हम्म एक टिप मैं दे देता हूँ, यहाँ पे आके जो मैंने सीखी है, ग्रेवी बनाना सीख के आए घर से, बाकी हर सब्जी उसी में पकनी है। हम्म। और आई डोंट नो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जर्मनी और यूके में। यहाँ पे एक इंडियन ब्रांड है पटक्स के नाम से, उसकी डिफरेंट वो मिल जाती हैं, ये करीज बनी हुई। मैंने खुद कभी एग्जैक्टली। यूज नहीं की, बट अगर किसी को नहीं आती तो वो भी ऑप्शन है रेडीमेड। दैट्स गुड। अच्छा है, यहाँ पे आपको ये चीजें, इन चीजों की कोई परेशानी नहीं होगी। um, एक चीज मैं मेंशन करना चाह रही थी जब कि हम कॉस्ट के टॉपिक पे थे, कि बहुत सारे लोग दो दो तरह के इसमें भी कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो यहाँ आके ना यूरो या पाउंड को कन्वर्ट करते हैं कि अच्छा अगर 1 यूरो की कॉफी है तो 200 की है, इट मीन्स, तो वो भी ना करें। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये फॉर एग्जांपल कॉफी 3 यूरो की है तो 3 ही हुए ना, इनके तो 3 ही है ना। तो आई वांट यू टू नो कि यहाँ पे करेंसी का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। और अगर आप बजट पे रह रहे हैं तो लाइक दिस इज माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसमें आपको जो है ना, एक टिप ये है कि यहाँ पे आप कॉफी अगर आप रोजाना की बेसिस पे 2 दफा बाहर पीने जाए ना, तो आई अश्योर यू कि आपका अच्छा खासा 200-250 लग सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे ब्रांड्स पे जा रही हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें ना जो कि 2-3 की लग रही होती हैं, उस पे आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी जो है, आप अपने घर पे कॉफी की बोतल रख सकते हैं, और आपको अगर बहुत ज्यादा शौक है तो आप कॉफी की मशीन भी रखें, इवन देन वो चीपर होगी उससे जो आप कॉफी रोजाना बाहर पियेंगे। कभी कभार तो चलता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप यूज करके अपनी जो है वो कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इटली में जब मैं था तो वहाँ पे कॉफ़ी सस्ती थी, सारी बात है, वो एस्प्रेसो होती है 1.5-2 यूरो की, मिल जानी, पी लेनी। जर्मनी में आके थोड़ी सी एक्सपेंसिव और मिलनी भी मुश्किल है, 3-4 यूरो रोजाना। अब ये सोचें कि अगर मैं रोजाना की 2 कॉफ़ी पीता हूँ ना, तो मैंने पीनी है, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो सर दुख रहा है, खैर चले एक पे कर लें, तीन हम्म यूरो 30/3 तकरीबन 90 यूरो पर मंथ। हम्म वही कॉफ़ी आप घर में एक मोका पॉट लें, वो 20 यूरो का मिल जाता है। उसके अंदर हम्म आपको मज़ा भी आएगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि कॉफ़ी कैसे ब्रू करते हैं। कॉफी हम्म मिल जानी आपको 1.5 से 2 यूरो की। वो जो आपने 90 यूरो स्पेंड की है ना, ये आपने 25 यूरो में उससे ज्यादा कॉफी पी लेनी है, ठीक है, हम्म और घर की खुद की बनी हुई। तो इस तरह की चीजें जो आपको पहले आपको लगता है कि यार 20 यूरो मतलब 4,000 रुपया, ये क्या बात हुई, मैं 4,000 की कॉफी पी जाऊंगा। ऐसा हम्म नहीं है, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं ना, जो पीएचडी के लिए आ रहे हैं या रिसर्च पोजीशंस पे आ रहे हैं, उनको मेरी टिप है कि अपनी कमाई का तकरीबन 2 से 250 यूरो पर मंथ अपने ऊपर जरूर लगाएं खाने पीने पे। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप अगले साल भी कमा सकते हैं। हेल्थ 1 महीने के लिए खराब होगी ना, तो आपकी वो
पेस नहीं रहनी आपकी, वो पैशन नहीं आपका रहना, तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। और अगली एक टिप ये है कि हर महीने 150 से 200 यूरो अपने ऊपर टेक एडवांसमेंट पे भी अपने ऊपर लगाएं, क्योंकि कमा आप यहाँ से रहे हैं। तो टेक एडवांसमेंट पे लगाने का मकसद ये होगा कि आप दुनिया के साथ चल रहे होंगे, आपको पता होगा कि दुनिया टेक्नोलॉजी में किस साइड पे जा रही है। अगर आप टेक गीक हैं, अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं या कुछ और हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अभी जैसे कुरत के साथ बात हो रही थी कि आने से पहले हमने क्या करना है, लैंग्वेज तो सीखनी है, बाकी चीजें तो सीखनी है, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग कर लें। यू शुड नो, हम एज ए पाकिस्तानी जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी ब्रेक नहीं होती, हम बस बोल ही रहे हैं सोचे समझे बगैर। यहाँ पे आके ये चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि हमें ये होता है हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम अच्छी बोल रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको। और लिसनिंग पावर, ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं अगर आप किसी की बात कट कर दें, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। और पाकिस्तान में हमें आम चीजें हैं, भाई बात कर रहा हूँ उसे डांट के बिठाता है, चुप कर मैं बोलती हूँ, या चुप कर मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा है बड़ा है दरमियाना है जैसा भी है, यू शुड गिव दैट पर्सन रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू हैव इट बैक। तो आप अगर लिसनिंग आपकी अच्छी है ना, यू कैन सर्वाइव, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दोस्त भी आपके बन जाएंगे बाकी। नहीं नहीं, दैट्स वेरी गुड। और एक टिप ये है कि अगर आपने देखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन सॉरी प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल कैसी है तो आपने उसमें ये करना है कि अपने आप को कभी आप रिकॉर्ड करके सुने कि कैसा साउंड कर रहा है। कई दफा ऐसे होता है, क्योंकि अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना आई नो काफी हार्ड होता है, मुश्किल होता है अपनी आवाज सुनना, बट उससे आपको ये पता चलता है, आप थर्ड पर्सन के परस्पेक्टिव से अपने आप को सुन सकते हैं कि कैसा बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी आपको लग रहा होता है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन आप बहुत तेज बोल रहे होते हैं। सो दिस इज अ टिप। इसमें इसमें हमने एक सेशन किया था कुरत रिसेंटली हमारे पाइथन के चिल्ला के अंदर, जिसमें तकरीबन मोस्टली 5,000 से 6,000 लोग होते हैं, आपको पता है। तो उसमें सेशन में मैंने तकरीबन 6 घंटे यही बताया, हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट ईमेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हो सकता है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दें इसके, ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। नहीं नहीं, श्योर। अच्छा, जो है हम लाइफ इन यूरोप से बाहर निकले, इसके लिए एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो कि जिसका यहाँ पे बहुत मार्केट की जाती है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो अमार, आप हमें बताएं कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपने काम को और अपनी दूसरी लाइफ को, जो कि हमने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ख़त्म की होती है। मुझे नहीं पता सब ऐसा करते हैं या नहीं, बट मेरी अपनी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। मैं बस पढ़ रही होती थी, आना जाना, एंड देन घर पे टाइम स्पेंड करे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी हॉबीज क्या हैं, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आप कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज हमें बताइएगा। पहली बात तो ये है कि एज ए पाकिस्तानी हम जब यहाँ पे आते हैं ना, पहले 2-3 दिन हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, सुबह रात को नींद नहीं आ रही होती, सुबह को टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। और आहिस्ता 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 वो पेस ऐसी डाउन होती है, जहाँ पे हम 8:30 बजे पहुंच रहे होते हैं ना ऑफिस के अंदर या लैब के अंदर या प्रोफेसर की क्लास के अंदर या कहीं पे, वो ऐसी ही नीचे को जाती है ना स्लाइड होके, वो 11-12 बजने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? हम दूसरी एक्टिविटीज को डिफरेंट तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट हुआ था पाकिस्तान वाला। खैर, टिप ये है, यहाँ पे आने के बाद कम अज कम जब वर्किंग डेज हैं, रात को जल्दी सोएं। वर्किंग डेज के दौरान क्यों रात को जल्दी सोना है? जब आप जल्दी उठेंगे, आप काम पे जल्दी जाएंगे, नाश्ता भी करके जाएंगे, और आपको 9 to 5 काम करने की आदत पड़ जाएगी। वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे। जब सैटरडे संडे है, इंजॉय करें, खुला इंजॉय करें, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेरा प्लान ये होता है। सेकेंडली, 9 to 5 आपने काम करना है ना, जो यहाँ पे रूल है, मतलब जर्मनी के अंदर भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी है, आपको कोई 5 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं करेगा कि तुमने ये करके जाना है, अनटिल अनलेस आपका कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा लगा हुआ है एज ए बायोलॉजिस्ट। तो 9 to 5 की विंडो रखें, सैटरडे संडे एंजॉय करें। और फिर यहाँ पे छुट्टियां आ जाती हैं बीच में, अक्सर आ जाती हैं, बैंक हॉलीडे यूके के अंदर आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकी क्रिश्चियन भी काफ़ी हॉलीडेज होती हैं, वो आ गई, तो वो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास 30 वेकेशन टाइम होता है एक साल के अंदर, 30, 29, 28, ये डिफरेंट डिपेंड करता है। 28 वर्किंग हॉलीडेज है, मतलब एक वीक में 5 होती हैं छुट्टियां, या 5 वर्किंग डेज होते हैं। तो अगर आपके पास 30 हैं तो 6 वीक आप छुट्टी लेके जा सकते हैं। ये सारा प्लान हो गया। मैं कैसे मैनेज करता हूँ? मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतने पंगे आपने लिए हुए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक ही स्ट्रेटेजी है, 9 to 5 ऑफिस का काम, दैट्स इट। उससे बाद में हाथ नहीं लगाता मैं। अगला काम जो है, आके रेस्ट की। मैं इवन के स्नूकर भी खेलता हूँ, यहाँ पे चैंपियनशिप मैं खेलता रहा हूँ, कील में अभी भी खेल रहा हूँ, इवन दो मेरा कल को मैच भी है। तो उसमें यह है कि वो आपको फ्रेश रखता है। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान में पे बैक करता हूँ, जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ
पे बैक कैसे करता हूँ, मैं वर्कशॉप्स अरेंज करवा रहा हूँ, बड़े बड़े कोर्सेज अरेंज करवा रहा हूँ, तो मैंने 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे उस चीज को देने देने, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर ये सारी चीजें मैं अपलोड करता रहा। फिर अदर देन दैट घर पे बात करनी, घर वालों से इंटरेक्शन रखनी अपनी, उस पे भी टाइम मैं देता हूँ, वो सारी स्लॉट्स बनाई होती हैं। अक्सर औकात इंटरमिंगल हो जाता है बेस्ड ऑन माई थ्योरी के 9 to 5 जो मैं काम कर रहा हूँ वो अक्सर 9 to 10 भी चला जाता है, मतलब सुबह 9 बजे स्टार्ट किया रात को 10 बजे। उसका फायदा मुझे ही है क्योंकि मैं ही सीख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं एक वीक के अंदर कम से कम 5 से 10 घंटे मैं लर्निंग पे लगाता हूँ, वो सैटरडे को लगा लूँ, वो संडे को लगा लूँ। लर्निंग क्या, दुनिया में बेतहाशा कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ें, आप एक स्किल सीखें जो आपकी लैब में लैक करती है, जो आपकी प्रोफेसर की लैब में या उनके पास लैक करती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट फील्ड के अंदर पाइथन के बहुत कम लोग होते हैं, आर पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। हम्म, कोडिंग बहुत कम लोग करते हैं, तो मैंने वो स्किल सीखी। तो यूनिक स्किल सीखें जो वहां पे नहीं है, और आप जब लेके आएंगे तो जाहिर बात है आपकी कदर बढ़ेगी ना उस लैब में। तो इस हम्म, तरीके से मैंने सारी स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। नए नहीं, आने वालों बच्चों को सिर्फ आखिरी टू द पॉइंट समराइज टिप ये है, रात को जल्दी सोएं वर्किंग डेज के दौरान। रात हम्म, को 2-2 बजे तक बैठ के नेटफ्लिक्स चिल ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आगे नुकसान है। एक आपका नुकसान है और दूसरा पाकिस्तान से आप नाम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान का नुकसान है। आपको देखते हुए अगर आप लेट पहुंचते हैं तो पाकिस्तान से वो अगला बंदा नहीं रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक वही बात है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। अगर आपकी मोटिवेशन, जैसे अमार ने कहा कि वो अपनी लर्निंग को टाइम देते हैं, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज, कई लोग ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, उन्हें हाइकिंग और बिल्कुल। ट्रैकिंग इस चीजों का शौक होता है, तो अपने स्लॉट्स जरूर बनाएं, ऑर्गेनाइज करें अपनी लाइफ को जितना आप कर सकते हैं। गूगल इवेंट, कैलेंडर। गूगल कैलेंडर, इट्स आई मीन ये जो है ना गूगल कैलेंडर आपको क्या नाम है, आपका ना एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है मेरा ख्याल है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स जिनके ऊपर आप अपने जो है वो काम लिख सकते हैं। अगर आप टीम टू डू वर्क कर लिस्ट। रहे हैं तो वो चीजें आप कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे। इसी में अम, इसमें सॉरी अगर मैं एक जी, बात ऐड करना चाहूँ, जी, जरूर। सैटरडे और संडे की जो मैंने स्लॉट बताई है ना, एंजॉय करें, रख के एंजॉय। जैसे मैं बोलता होता हूँ ना कि एडवेंचरस है, आपको शौक है, आपको बाहर लोगों से मिलने का शौक है, लोगों के साथ डिनर्स पे जाएं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। ये लोग भूखे होते हैं सोशल लाइफ के, क्यों? ये 18 साल के बाद अपने घर को छोड़ देते हैं, माँ बाप को हम्म, यही समझते हैं कि हमने उन्हें मिलने जाना है, ये अकेले रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूखे होते हैं सोशल इंटरेक्शन की, इस चीज को कैच करें, इनको दोस्त बनाएं अपना, ठीक है। हम्म, लेकिन एक डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। ये नहीं कि पहले दिन दोस्त बने दूसरे दिन आप घर की स्टोरियां रो रो के बता रहे हैं ऐसे, तो ऐसा काम नहीं करना। पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना है और दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं है। मतलब यहाँ पे लड़कियों से एज नहीं पूछनी, बंदों से सैलरी नहीं पूछनी, अपने कुलीग से ये नहीं पूछना मुझे 2,000 मिल रहा है तुम्हें कितना मिल रहा है। तो ये सारे हम्म, कल्चरल शॉक्स हैं जो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं, यहाँ पे आके हमने इसे हम्म, रिजॉल्व करना। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा आई थिंक अगर सेंसिबली आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, जैसे आपने खुद बताया कि इटली में लोगों का थोड़ा और तरह का बिहेवियर था, जर्मनी में और तरह का है, यूके में कम्प्लीटली और तरह का है, क्योंकि लोग काफी क्या उसे कहना चाहिए, स्वीट पोलाइट बन के बात कर रहे होते, तो आपको लगता है कि अब मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गई हूँ। ऐसा नहीं है, दिस इज हाउ दे आर यूजुअली। तो इन्होंने यूके अगर वाले ना ऐसे भी हैं। करनी हो तो बड़े प्यार से और इस तरीके से करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेजोन पे यहाँ पे, अच्छा चलिए अमेजोन की बात स्टार्ट हुई, मैं सिर्फ एक छोटा सा पिन पॉइंट कर दूं कि यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है ऑन योर डोर स्टेप। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना पाकिस्तान से एक्सप्लोर करें। खैर, इसको हम फिर बाद में करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है ये। मैं सिर्फ एक टिप देता हूँ, यूके का और जर्मनी का कंपैरिजन आपको बताने लगा हूँ, कल्चरल डिफरेंस। अगर एक जोक बड़ा मशहूर है, एक बंदे ने एक टीवी ऑर्डर किया, एलईडी टीवी, अमेजोन से, वो आया, वो टूटा हुआ था, ठीक हो गया। जर्मनी वाले बंदे ने ईमेल किया अमेजोन को कि ये क्या बात हुई, मैंने टीवी ऑर्डर किया था और ये टूटा हुआ है, इसको वापस ले जाओ, मेरा टाइम जाया हुआ, ये हो गया वो हो गया। ईमेल इसका जर्मन वाले का। अब यूके वाला इसी ईमेल को कैसे लिखेगा, डियर अमेजोन, आई हैव ऑर्डर दिस टीवी, मैंने ये टीवी ऑर्डर किया, पता नहीं आप लोगों से कोई गलती होगी होगी या टीवी कोई रास्ते में टूट गया होगा, लेकिन मेरे पास ना ये टूटा हुआ पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, आइंदा से मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर करें भी तो कम से कम मेरे साथ ना कीजिएगा। योर डियर, डियरेस्ट, या कुछ भी लिख के एट द एंड अपना नाम। मतलब वो सरकिज्म बोलते हैं, सरकिज्म के साथ ज्यादा चलते हैं। सटायर, सरकाज़म, बिल्कुल। हाँ, और ये इन इन चीजों के साथ ज्यादा चलते हैं। और यहाँ पे अक्सर यूरोपियन कंट्रीज जो डायरेक्ट भी हैं, कुछ चीजों को फनी भी बना लेते हैं,
और कुछ चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं। तो ये कल्चरल आपको शॉक्स पहले पहले 1-1.5 माह में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है हर जगह पे। और यूके वाले हमेशा स्माइल रखेंगे और आपके साथ बात गुजरते को गुजरते, बढ़ाएंगे, बिल्कुल। हेलो ऐसे करके। इटालियन भी ऐसे करते हैं, चाओ। तो लेकिन जर्मन ऐसे मुंह किया होता है कि ये जर्नल ऑफिसर लगा हुआ है कोई नेवी में, बहुत कम। उन्होंने सिर्फ ये आते सलाम करना है, जाते सलाम करना है, आप उनके साथ बैठ जाएं। वो सोशल बिहेवियर उनका इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब इतनी बातचीत नहीं करते आपके साथ। और आपको लगता है पता नहीं ये मेरे से नाराज है, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, तुम मुझे बुला नहीं रही या तुम मुझे बुला नहीं रहे, तुम मेरे से नाराज तो नहीं। तो वो नाराज नहीं होते यहाँ पे, असल में इनका बिहेवियर ये है। राइट राइट, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। वो मुझे इतना आदत होगी ना यहाँ पे, जब आप शॉप पे जाते हैं ना तो हर कोई आपको ऐसे बुला रहा होता है, हाय लव। एंड पहली दफा तो आपको लगता है कि डार्लिंग लव, एंड देन एट द एंड आपने स्माइल करके कहना है हैव अ लवली डे। और या फिर वो स्मॉल टॉक भी करने का इनको बड़ा शौक होता है कि अच्छा क्या चल रहा है ये वो इस तरह। खैर एनीवे, हम इस टॉपिक को एक मिनट सॉरी, मैं असल में एक्साइटेड क्यों इस टॉपिक को लेके, मेरे साथ बड़े ऐसे सीन हुए हैं। मैं जर्मनी में ऑफिस जाता था और जितने बजे सुबह को मैंने बस पकड़नी होती थी ना अपने ऑफिस के लिए, एग्जैक्टली उस टाइम पे 2 से 3 लेडीज जाती थी अपने अपने ऑफिस या अपने अपने काम। 1.5 से 2 साल में रहा हूँ, आप यकीन माने आज तक ना तो उन्होंने स्माइल करके देखा, मतलब एज्ड लेडीज थी, ना उन्होंने हेलो या हाय कुछ कहा। एट द एंड कुछ मतलब ऐसा था सीन के मास्क नहीं था एक के पास या ऐसा कुछ था, तो मैंने ऑफर किया, इवन कि उन्होंने उसे भी रिफ्यूज किया। तो अक्सर आपकी पर्सनैलिटी, आपके कलर, और ये मेरी तो माशाल्लाह से बियर्ड भी है ना, तो इन चीजों का बड़ा मैटर होता है। लोग आपको गौर से घूर के भी देखते हैं। तो आपने पहली बात तो घबराना नहीं है, दूसरी बात कल्चर को एनालाइज करना है। ये इनके लिए नॉर्मल है कि नहीं बुलाते। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप यूके में हैं तो आप जारी बात है वो आपके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, आपको बुलाएंगे भी, स्माइल भी करेंगे और स्मॉल टॉक भी करेंगे। तो हर जगह पे स्मॉल टॉक भी नहीं चलती। मतलब ये कल्चरल डिफरेंस आपको एनालाइज करना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी हैरानी की बात ये है कि स्मॉल टॉक तो जरूर करते हैं ये लोग, लेकिन बहुत जल्दी फ्रेंड नहीं बनते। ये सिर्फ स्मॉल टॉक की हद तक ही होता है। तो ये खैर चीजें हैं, इसके ऊपर कभी फिर डिटेल से बात की जाएगी। मेरे जो अगले क्वेश्चंस थे वो आई थिंक जो है वो एक पूरी डिस्कशन उन पे हो सकती है, और मैं अमार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें फिर किसी दिन अपना जो है टाइम, आई नो इट्स वेरी वैल्यूएबल, लेकिन आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, हम उस पर डिस्कशन करेंगे जो कि है एजुकेशन सिस्टम में। थोड़ा सा जानना चाहती थी बट अब बहुत डिले हो जाएगा, तो जो है हम उन टॉपिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे। बस सिर्फ मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये करूंगी कि आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को, बहुत क्लीशे क्वेश्चन आई नो, कुछ एडवाइस करना चाहें तो वो क्या होगी? और वही हम ऑब्वियसली हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो उसको अपनी जिंदगी में शायद लेके आ सकते हैं। और पाकिस्तानी जो नौजवान लोग हैं जो कि अब आगे स्कॉलरशिप्स के लिए आएंगे या जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, उनको अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें, वन लाइनर या कुछ भी, तो वो क्या होगी? पहली बात मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के कहने पे, अपने बहन भाई के कहने पे, या अपने रिश्तेदारों के टॉन्ट की वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल को चूज करते हैं। आप यकीन मान के जाने, ऐसे ऐसे मेडिकल के शोबा से एमबीबीएस डॉक्टर्स और उनके साथ भी रब्ता होता है, और उनको स्कॉलरशिप बहुत कम मिल रहे हैं दुनिया में, और आपको भी पता है ये कम होते हैं। तो मैं इसमें वन लाइनर आपको ये दूंगा कि जो आपका पैशन है ना, उसे प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें। इवन दो इट्स आर्टिस्टिक, लाइक आपको फोटोग्राफी का शौक है, गो फॉर इट। फिल्म मेकिंग का शौक है, गो फॉर इट। दुनिया में हर बंदा जरूरी नहीं है साइंटिस्ट ही बने, और दुनिया में हर बंदा जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट ही बने। जो आपका पैशन है उसे प्रोफेशन बनाएं। और आपको यूनिवर्सिटी आने से पहले डिग्री की जरूरत तो है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप स्किल के लिए दुनिया में सर्च आउट करें ना, तो बेबहा गूगल के ऊपर बेबहा कोर्सेज पढ़े हैं, बेबहा मटेरियल पड़ा है जिससे आप लर्न करके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो आने से पहले उसको एक्सप्लोर करके एडवांस लेवल पे हो के फिर आए। मतलब आप देखें, अगर मैं आपको एक अंदाजन बात बताऊं कि एक बिल्डिंग में आप जा रहे हैं और आपने टॉप फ्लोर पे जाना है, पहली दफा जाते हुए आपको सीढ़ियां भी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको फ्लोर भी गिनने पड़ेंगे, आपको ऊपर जाते जाते बाकी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इस फ्लोर पे क्या है, इस फ्लोर पे क्या है, इस फ्लोर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है, इसमें लाइट है, कहाँ पे पानी है, कौन से फ्लोर पे टॉयलेट है। तो आपको अंदाजा करना पड़ेगा पहली दफा। बट एक दफा आप ऊपर हो के वापस आ गए ना, आप लोगों को भी बता सकते हैं अच्छा यहाँ से ऐसे जाना है। तो सेम एनोलॉजी आप लें, जिस कोर्स, जिस डिग्री जिसके लिए आ रहे हैं,
एक दफा वो फ्लोर सारे चढ़ के ना ऊपर से हाथ लगा के आए, ताकि आपको पता हो कि जो वहां जाके पढ़ना है वो क्या है। नहीं, दैट्स वेरी गुड एंड आई वुड सेकंड दैट के बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप दूसरी दफा कोई भी चीज कर रहे होते हैं वो आसान हो जाती है आपके लिए। एंड विद दिस आई थिंक कि हमें काफी कुछ एक तो आपकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। आई होप कि जो देखने वाले हैं उनको भी मिला होगा। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। इट इज a pleasure having you. Thank you very much। और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ फिर भी जो है हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में गाइड करते रहें। Thank you very much for your time and have a lovely weekend. थैंक यू सो मच।